आपका विदेश यात्रा में जितना पैसा खर्च हो रहा है वो क्या है, फ्री भी नहीं है। सरकार के पैसे से आप दुनिया भर की विदेश यात्रा कर रहे हैं और वहां जो है अपने कारपोरेट दोस्तों को ले जाके वहां जो है कारपोरेट की मलाई खिलाते हैं, उनको जो है उनको टेंडर दिलवाते हैं, ठेका दिलवाते हैं, बंदरगाह दिलवाते हैं, हवाई अड्डा दिलवाते हैं। ये क्या है? ये फ्री भी नहीं है। आप अगर फ्री भी की इस तरह की परिभाषा ढूंढेंगे तो आकंठ भ्रष्टाचार में सरकार, केंद्र सरकार डूबी हुई है। जब वो डूबी हुई है और उसका जब फॉलो जब राज्य सरकार राज्यों के चुनाव में जब और राजनीतिक दल करने लगे तो इनको पेट में दर्द हो गया, फ्री भी फ्री भी फ्री भी। आपका फ्री भी नहीं, दूसरे का फ्री भी है। कि कभी किसी ने ये अंदाज नहीं लगाया कि ये जो सोशियो इकोनॉमिक जो कास्ट सेंसस की बात लगातार आई है और बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? मामला सिर्फ इसको आरक्षण से जोड़ के देखा जाता है। मैं इसको आरक्षण तक जोड़ के नहीं देखता। बीजेपी को आरक्षण से कोई डर नहीं है। 100% आरक्षण कर लो, क्या फर्क पड़ता है? बीजेपी को पता है कि नौकरियां नहीं निकलनी, आरक्षण 100% कर दोगे तो क्या हो जाएगा? नहीं, बात यह है कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जिस दिन हो गया पूरे देश भर में, उस दिन देश भर के लोगों को पता चल जाएगा कि किसके पास क्या है। आंकड़ों में एक एक परिवार का आंकड़ा आ जाएगा और जब इतना बड़ा डाटा आ जाएगा तो एक रिसोर्स वार की लड़ाई हो जाएगी इस देश के अंदर, एक एक फैमिली का। और इस डाटा से कभी भी जो पूंजीपति समाज है और कॉर्पोरेट जगत जो है वो सहमत नहीं होगा। अश्विनी उपाध्याय बीजेपी के कैडर, जब तक केंद्र सरकार या मतलब बीजेपी की सरकार फ्री वीज दे करके उसका चुनावी लाभ उठा रही थी, तब तक अश्विनी उपाध्याय के पेट में दर्द नहीं हो रहा। अब जब बाकी राजनीतिक दलों ने उनको इसको फॉलो कर लिया कि ठीक है 5 किलो हम 10 किलो देंगे, हम इससे भी आगे जो है घरेलू महिलाओं को 2,000 रुपया जो है उनको पेंशन देंगे, हम जो है घरेलू महिलाओं को जो है वो क्या कहते हैं बस में फ्री यात्रा देंगे। तो ये अब उनके उसमें हो रहा है कि जो राज्य सरकारें कर रही हैं और उसके लिए तर्क दिया जा रहा है कि पंजाब सरकार इतने कर्ज में डूबी है, राजस्थान सरकार इतने कर्ज में डूबी है, आपके मध्य प्रदेश पे इतना कर्जा है तो छत्तीसगढ़ पे इतना कर्जा है। हालांकि वो बीजेपी राज्यों का नाम नहीं लेते हैं। ये शिक्षा के फ्रीबी का विरोध करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो कॉर्पोरेट के दलाल हैं। कॉर्पोरेट ने शिक्षा क्षेत्र में निवेश किया है। जब तक फ्री का एजुकेशन रहेगा तो उनका धंधा नहीं चलेगा। स्वास्थ्य को, सेवाओं को जानबूझ के इस देश में बर्बाद किया गया, प्राइवेटाइज किया गया, सरकारी हॉस्पिटलों को तबाह किया गया और इसके फ्री के भी लोग खिलाफ हैं। स्वास्थ्य भी फ्री में क्यों? अब देखिए कि ये भी उन्हीं कॉर्पोरेट हॉस्पिटलों के दलाली कर रहे हैं जहां पे आदमी को एक सिंपल गैस के इलाज के लिए भी 50,000 रुपए का बिल आता है। किसानों का जब पहली बार बीपी सिंह के समय में कर्जा माफ हुआ था तो लगातार ये नैरेटिव गढ़ा गया था कि बीपी सिंह ने 10-20 हजार रुपए का कर्जा माफ करवाया, 10,000 या 20,000 का कर्जा था, वो जो माफ करवाया है उससे पूरे बैंकों की हालत चरमरा गई और लाखों करोड़ रुपए की सब्सिडी, कर्जा माफी, आपका एनपीए हो रहा है। हर सरकार इसको कर रही है, चाहे यूपीए की सरकार रही हो, चाहे केंद्र की सरकार रही हो, और जो है लाखों करोड़ हो रहा है। उसमें अगर कुछ करोड़ जो है जनता को ही अगर वापस उनके लोग लुभावन जो है कार्यक्रम के द्वारा या जन कल्याण कार्यक्रम के द्वारा वापस किया जा रहा है, तो उसमें बुराई क्या है? बताइए कि भारत में आपका तो 60 करोड़ जनता गरीबी रेखा से नीचे है। तो गरीबी रेखा से नीचे है तो उनको जरूरी के जो सामान है, बिजली, पानी, खाना, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये कौन उपलब्ध कराएगा गरीबों को? और अगर उपलब्ध कराएगा तो या तो उपलब्ध कराने के दो ही तरीके हैं गरीबों को, या तो अफोर्डेबल करो या टोटली फ्री भी करो। पैसा तो आप उनके पास है नहीं तो खर्च कर सके। तो या तो आप 60 करोड़ आबादी को भूखे मरने के लिए छोड़ दो, या तो 60 करोड़ आबादी को आप शिक्षा ही ना दो, 60 करोड़ आबादी को आप स्वास्थ्य ही नहीं उपलब्ध कराओ, 60 करोड़ आबादी को आप इस कदर ले आओ कि वो भूख से मरने लगे। तो इसके लिए फिर स्टेट जो है स्ट्रक्चर वायलेंस करेगा। मैं ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो फ्री वी वाले जो विरोधी हैं वो किसके डिजाइन को इस देश में लागू करना चाहते हैं। क्या है कि जब इसी पर इलेक्शन लड़ा जा रहा है, 5 किलो अनाज पर अगर आप चुनाव जीत रहे हैं तो अगर दूसरे लोगों ने कहा कि हम 10 किलो देंगे तो इसमें गड़बड़ी क्या है? महिलाओं को 2,000 रुपया जो है हम वो देंगे तो इसमें गड़बड़ी क्या है? अभी तो किसानों को दे रहे हैं। कांग्रेस ने तो कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम 6,000 देंगे, आप तो 2,000 रुपया किसानों को दे रहे हैं। फिर अगर बसों में यात्रा फ्री हो गई तो बसों में यात्रा जो है फ्री हो गई, कर्नाटक में हो गई, तो इसको कैसे आप फ्री बीज बांधेंगे महिलाओं को?
5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। लोकशाही में, डेमोक्रेसी में चुनाव कैसे लड़े जाते हैं? एक तो आइडियोलॉजिकल बेस पे लड़े जाते हैं, और दूसरा जन कल्याण की जो कार्यक्रम होते हैं, जिसको चुनाव की घोषणा के बाद मैनिफेस्टो में लोग डालते हैं, उस पे लड़े जाते हैं। अभी फ्रीबी का मसला पहले बता दूं कि 7 से लेकर 30 नवंबर तक 5 राज्यों में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, मिजोरम में और तेलंगाना में चुनाव होंगे। फ्रीबी का मसला सुप्रीम कोर्ट में है, और पिछले दिनों आपने सुना होगा कि ये मुफ्त की रबड़ी प्रधानमंत्री जी ने ये पूरी जुमला ही उभारा था। मान लीजिए कि अपने दोस्तों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को बैंक के पैसे माफ कर दें, कर्ज उनके लाखों लाख माफ कर दें, तो उसको क्या कहा जाए, जन कल्याण या फ्री? और यदि लोक कल्याण के लिए, जैसे स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम इसके लिए अगर कोई काम करे सरकार, तो उसको बोले मुफ्त की रेवड़ी। 5 किलो अनाज देकर वोट क्लेम करे, वो क्या है? तमाम ये मसले हैं। 5 राज्यों में चुनाव है, उसके बाद लोकसभा चुनाव, देश का सबसे बड़ा चुनाव अगले साल होना है। इस एपिसोड में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन 5 राज्यों में जो चुनाव होगा, क्या क्या, आज CWC की मीटिंग भी थी, क्या क्या एजेंडा होगा, और घोषणा पत्र जो आएगी, तो मुझे लगता है कि जिसको कोट अनकोट फ्री भी कहते हैं, अब तो सरकार घोषणा नहीं कर सकती है, लेकिन घोषणा पत्र जो राजनीतिक दलों का आएगा, इस बार मुझे लगता है कि सो कॉल्ड फ्रीबी की भरमार उसमें होने वाली है। देखना है कि क्या है, होना है मसला। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। JP सिंह साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, संपादक, वकील भी हैं। संजीव पांडे साहब राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार हैं। लगातार अम्बेडकरनामा पर आप सुन रहे हैं। इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या होगा चुनाव में, और आइडियोलॉजिकल लाइंस और फ्रीबी क्या है, दोनों समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। JP सर, पहले आप ही से शुरू करता हूँ। करिए सर। जी बताएं सर। देखिए, इसमें 2 पहलू हैं। एक तो फ्री बीज है, दूसरा जो है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, केंद्र सरकार से, चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। जी। तो फ्री बीज कई तरह के हैं। एक फ्री बीज है कि हम सबको लैपटॉप देंगे, जी। चाहे इंटर के बाद बच्चा पढ़े या ना पढ़े। एक फ्री भी है कि हम आपको जो है वो 5G 4G का मोबाइल देंगे। और एक है कि हम गैस का सिलेंडर सस्ता करेंगे, हम चावल सस्ती दरों पर देंगे, हम गेहूं सस्ती दरों पर देंगे, राशन सस्ती दरों पर देंगे, हम और सुविधाएं देंगे। दोनों फ्री बीज में अंतर है। ये जो आपका जो जनता को महंगाई से राहत देना, सिलेंडर के दाम कम करना, ये फ्री बीज की श्रेणी में मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि ये आम जनता को राहत देने के लिए है। लेकिन अब लैपटॉप देंगे, तो स्कूटी देंगे, तो आपका मोबाइल देंगे, ये कहीं से जो है ये दें या ये न दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इससे इससे लोक कल्याण के लिए कोई फर्क नहीं पड़ना है। किसी व्यक्ति विशेष को मिल जाए बात अलग है। मैं तो उत्तर प्रदेश में जानता हूं कि जहां अखिलेश सरकार ने तमाम लैपटॉप बांटा था, तो तमाम लड़कियां और तमाम लड़के जो है इंटर के बाद उन्होंने पढ़ना ही छोड़ दिया। और लैपटॉप एक प्रकार से उनके लिए शोभा की वस्तु बन के रह गई। तो जिनको अगर लैपटॉप की विद्यालय में जरूरत हो, उनको निःशुल्क वहां उपलब्ध कराया जाए, ये एक बात हो गई। और आप उसको ऐसे बांटे, वो एक बात हो गई। फिर जो आपका मोबाइल फोन बांटने की बात है, वो एक दूसरी बात हो गई। क्यों? कि अगर इसमें ये तर्क लिया जाता है कि साहब मोबाइल से बच्चों की पढ़ाई होती है, तो इतने स्कूल आपके हाईटेक नहीं है। प्राइमरी स्कूल तो बिल्कुल हाईटेक नहीं है, मिडिल स्कूल तो बिल्कुल सरकार के हाईटेक नहीं है। अगर है तो अंग्रेजी स्कूल है, तो अंग्रेजी स्कूल के साथ आप तो बांट रहे हैं। तो आपका तो चूंकि वोट बैंक हिंदी स्कूल भी है, और जो सरकारी स्कूल है वहां भी है, तो आप सबको बांट रहे हैं। ये मामला है। दूसरी बात ये कि जयललिता ने, देखिए, बहुत पहले 1 रुपए किलो जो है चावल और ये सब देना शुरू किया वोटरों को। अब यहाँ जो है 5 किलो आप अनाज दे रहे थे। 2022 का उत्तर प्रदेश चुनाव है, उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हो, उसमें 5 किलो राशन ने जो है बहुत बड़ा योगदान किया। तमाम लोग ये कहने लगे कि जो है वो खाई देख के माई देख, मतलब खाना देखा जाए कि माँ देखी जाए।
तो उस आधार पर भी जो है आपको मिला। तो सवाल इस बात का है कि इसका डिमार्केशन संभवतः सुप्रीम कोर्ट करेगा कि क्या चीज फ्री बीज मानी जाएगी और क्या चीज फ्री बीज नहीं मानी जाएगी। उसमें जो है सभी पक्षों की बहस होगी और बहस के बाद मामला सामने आएगा। हालांकि इसके पहले तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनता नहीं था, ये कह देता कि भाई राज्य सरकार का विशेषाधिकार है, आप इसमें जो देना चाहें दें, जो न देना चाहें न दें। इसमें जो है मतलब इसमें सुप्रीम कोर्ट का कहाँ है। तो सवाल है कि अब अच्छा नोटिस भी जारी हुई मध्य प्रदेश राजस्थान सरकारों को, इसमें सारे राजनीतिक दलों को भी पार्टियां बनाया जाना चाहिए और कम से कम उनको जरूर बनाना चाहिए जो राज्यों में जो क्षेत्रीय दलों के रूप में सत्तासीन है। केवल गुजरात और राजस्थान सरकार को देने से तो नोटिस कोई होगा नहीं। मान लीजिए कि गुजरात में जो है कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में मध्य प्रदेश की सरकार है, लेकिन जो है डीएमके की सरकार का क्या, टीएमसी की सरकार का क्या, बीजेपी शासित सरकारों का क्या। तो अगर देना चाहिए तो सारे राज्यों को देना चाहिए, सभी राजनीतिक दलों को देना चाहिए, चुनाव आयोग को देना चाहिए और ये एक बार डिसाइड ही हो जाएगी क्या चीज फ्री बीज में माना जाएगा और क्या चीज नहीं माना जाएगा। आप अगर गरीबों को मकान की घोषणा कर रहे हो, मकान देने की बात कर रहे हैं, तो क्या वो फ्री बीज नहीं है? आप जो है अच्छा सेलेक्टेड फ्री भी बांट रहे हैं। भाई जब टैक्स पेयर सारे लोग हैं तो सेलेक्टेड फ्री बीज का क्या मतलब? फिर सबको मिलना चाहिए। जब सारे टैक्स पेयर हैं तो छूट मिले तो सबको मिले। केवल उज्ज्वला योजना में आपको जो है आपने गैस का दाम 200 रुपया केंद्र ने किया, आपका राजस्थान सरकार ने 500 रुपया कर दिया, शिवराज सिंह ने 500 रुपया कर दिया। 200 रुपए के बाद आपने जो है उज्ज्वला योजना में कहा कि उज्ज्वला योजना वालों को 100 रुपए की छूट हम और देंगे। उधर आपने कमर्शियल सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया, जिसके बिना अब आजकल कोई शादी ब्याह, कोई इसमें जो है कोई कार्यक्रम नहीं होता। तो वो भी तो उन्हीं लोगों से संबंधित है ना, जो क्या कहते हैं मतलब आम जनता है। जो खास जनता है वो तो अब आजकल होटल में अरेंजमेंट करके प्लेट सिस्टम से खाना लेती है, लेकिन जो आम जनता है उसके यहाँ जो शादी ब्याह या कोई आयोजन होता है तो उसमें भरसक कोशिश उसकी रहती है कि घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल हो, और ना घरेलू हो तो एक आध दो ठो कमर्शियल सिलेंडर खरीदती है, तो उसका आपने दाम बढ़ा दिया। तो कहने का मतलब है कि आप करें तो सब ठीक है, दूसरा कोई करे तो फ्री बीज है। अब सवाल इस बात का है कि जब इसी पर इलेक्शन लड़ा जा रहा है, 5 किलो अनाज पर अगर आप चुनाव जीत रहे हैं, तो अगर दूसरे लोगों ने कहा कि हम 10 किलो देंगे तो इसमें गड़बड़ी क्या है? महिलाओं को 2000 रुपया जो है हम वो देंगे तो इसमें गड़बड़ी क्या? अभी तो किसानों को दे रहे हैं। कांग्रेस ने तो कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम 6000 देंगे, आप तो 2000 रुपया किसानों को दे रहे हैं। फिर अगर बसों में यात्रा फ्री हो गई तो बसों में यात्रा जो है फ्री हो गई, कर्नाटक में हो गई, तो इसको कैसे आप फ्री बीज मानेंगे महिलाओं को? आपने भी तो तमाम पर्वों पर जो है महिलाओं को यात्रा में छूट की घोषणा कर रखी है। उत्तर प्रदेश में जैसे घोषणा है कि महिलाओं को जो है इसमें पर्व में जो है जो जाएंगी राखी बांधने तो बस में जा सकती हैं। भाई बस में कितनी महिलाएं जाती है कितनी नहीं जाती हैं, ये भी सब सोच का विषय है कि कितनी जो है उस दिन एक्स्ट्रा टिकट महिलाओं के लिए जो है मतलब कितना जो है सीटों पर का अरेंजमेंट हुआ। तो सवाल इस बात का है कि जब सब सारे लोग बांट रहे हैं, हमाम में सब नंगे हैं, तो एक से बढ़कर एक आगे बढ़कर योजना वो कर रहे हैं। दूसरी बात, किसानों का जब पहली बार बीपी सिंह के समय में कर्जा माफ हुआ था तो लगातार ये नैरेटिव गढ़ा गया था कि बीपी सिंह ने 10-20 हजार रुपए का कर्जा माफ करवाया है। 10,000 या 20,000 का कर्जा था, वो जो माफ करवाया है उससे पूरे बैंकों की हालत चरमरा गई और लाखों करोड़ रुपए की सब्सिडी, कर्जा माफी, आपका एनपीए हो रहा है। हर सरकार इसको कर रही है, चाहे यूपीए की सरकार रही हो चाहे केंद्र की सरकार रही हो, और जो है लाखों करोड़ हो रहा है। उसमें अगर कुछ करोड़ जो है जनता को ही अगर वापस उनके लोग लुभावन जो है कार्यक्रम के द्वारा या जन कल्याण कार्यक्रम के द्वारा वापस किया जा रहा है, तो उसमें बुराई क्या है? अब आपने बिजली का दाम अंधाधुंध बढ़ा रखा है और तमाम उद्योगों को बिजली आप दे रहे हैं और उसमें इतनी बड़े पैमाने पर बिजली चोरी हो, पैसा जो है बिजली मंत्री से लेके बिजली संतरी तक के घर पर जा रहा है। तो अगर आपने आम जनता को 200 यूनिट 300 यूनिट की छूट दे दी तो कौन सा फ्री बीज है? आप क्यों नहीं जो है जो आपका टीवी और जो हमारे ये टीवी कह रहे हैं एसी और इस तरह की चीजें हैं जो विलासिता की चीजें हैं, उसमें क्यों नहीं आप उसके उत्पादन में प्रतिबंध लगा रहे हैं? आप एक उसका उत्पादन भी कराएंगे और लोगों को चूहा दौड़ में शामिल कराएंगे कि जिसके यहाँ पंखा था वो कूलर खरीद ले, कूलर है तो फ्रिज वो खरीद ले, एसी खरीद ले। तो बिजली का बिल, बिजली चोरी हो रही है, बिजली चोरी हो रही है, बिजली विभाग वाले चोरी करा रहे हैं, मिल करके पैसा कमीशन खाते हैं, पैसा नीचे से ऊपर तक जाता है। आपका जो है डिस्ट्रीब्यूशन में ही सारा पैसा है और डिस्ट्रीब्यूशन में पोस्टिंग के लिए जो है लाखों रुपए जो है क्या कहते हैं
कि जो है वो क्या कहते हैं सुविधा शुल्क चलता है, तब बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन में पोस्टिंग होती है। ऐसे में अगर 200-300 यूनिट आप अगर आम लोगों को दे रहे हैं तो इसमें क्या गड़बड़ी? जी जी संजीव जी, जी हम लोग बचपन में थे तो राशन का दुकान था हर गांव में, और उसमें मिट्टी तेल, चीनी, कॉपी, कलम, साड़ी, तमाम उपयोग की चीज वहां पे सस्ते दर पर उपलब्ध कराई जाती थी। अभ्यास पुस्तिका, कॉपी वगैरह भी आते थे, हम लोगों ने लिया हुआ है। कोई हो हल्ला हंगामा नहीं हुआ। जन कल्याण स्कूल कॉलेज बहुत ही कम पैसे में बेहतर पढ़ाई सरकारी स्कूल और कॉलेज में पहले होती थी। कोई हो हल्ला हंगामा नहीं हुआ, किसी ने क्रेडिट नहीं लिया, क्योंकि राज्य समझती थी कि ये उनकी जिम्मेदारी है कि लोगों को शिक्षा मुहैया कराएं और उनको जरूरत की चीजें उपलब्ध कराएं। अब 5 किलो अनाज पर इतना जो है ना ढिढोरा पीटा जा रहा है। जी संजीव जी। देखिए, सबसे पहला एक बेसिक सवाल है कि फ्रीबी क्यों? फ्रीबी कोई भी स्टेट तब उपलब्ध कराती है जब उस देश की एक आबादी को पास या तो खरीदने की क्षमता नहीं होती, या उसके पास रोजगार के अवसर नहीं होते, कमाने के अवसर नहीं होते, और या चीजें इतनी महंगी हो जाती है जिससे वो खरीद ना सके, और या तो एक बहुत बड़ी आबादी गरीबी रेखा के नीचे हो। तभी ये फ्रीबी का कंसेप्ट आता है। और दुनिया के तमाम देश, चाहे वो डेवलप्ड हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे कैपिटलिस्ट हो, चाहे वो सोशलिस्ट हो, फ्रीबी का कंसेप्ट हर जगह है। अब वो फ्रीबी का दायरा कैसे है? टारगेटेड फ्रीबी करना है कि सारों को यूनिवर्सल फ्रीबी करना है? ये एक हर देश के अंदर एक बहस का विषय रहा है। नॉर्दर्न यूरोप जो है वो फ्रीबी टारगेटेड नहीं करता, यूनिवर्सल करता है। हर आदमी को फ्री देता है कुछ सेक्टर में, हेल्थ, एजुकेशन, ये सारे सेक्टर ऐसे हैं। इंग्लैंड है वो हेल्थ में फ्री भी टोटल पॉपुलेशन को अपने देता है, और नॉर्दर्न यूरोप के जो डेनमार्क, नॉर्वे और सारे देश जो हैं हेल्थ एजुकेशन सारों को फ्री देते हैं, और कहते हैं स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर लोग को फ्री इलाज मिले और फ्री शिक्षा मिले। तो ये जब किसी भी डेमोक्रेसी में या इवन की तानाशाही में या राज्यशाही में जब स्टेट का कंसेप्ट आता है तो जनता से एक एग्रीमेंट तो होता है ना। जनता से एग्रीमेंट में ये होता है कि अगर हम आपको शासन करने का अधिकार दे रहे हैं और बतौर शासक वर्ग आप बहुत सारी सुविधाएं ले रहे हैं, तो जनता आपको जो अधिकार दे रही है उस जनता के जो प्राइमरी जो नीड्स है उसको कौन पूरा करेगा? प्राइमरी नीड्स पूरा करने के बहुत सारे तरीके हैं। या तो आप जनता को आप रोजगार उपलब्ध कराइए, जनता को रोजगार उपलब्ध करा के इतना सैलरी दीजिए कि उसको फ्री भी लेने की नौबत ना आए जनता को, और या तो सैलरी इस कदर दीजिए कि महंगाई इसको इस कदर कंट्रोल कीजिए कि उनको हर सामान जो एक नीड्स जो है, नीड्स बेस्ड जो सामान है, जो एक जीवन के लिए बहुत जरूरी सामान है, वो उसको अफोर्डेबल मिल जाए रेट पे। तो ये है एक कंसेप्ट स्टेट का। अब सवाल ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस किया है तब उस पे है कि एक डिसाइड होगा कि स्टेट का जुडिशन क्या है। क्या फिर इसका मतलब है कि स्टेट पॉलिसी बनाने के लिए स्वतंत्र नहीं है? कोई भी स्टेट अपने देश की गरीब जनता के लिए वेलफेयर स्कीम बनाने के लिए स्वतंत्र नहीं होगा। देखिए, जब स्टेट का कंसेप्ट आया, जब डेमोक्रेसी बना, तो दो तरह की बातें एक इंपॉर्टेंट हुई। वायलेंस के दो रूप हैं, एक डायरेक्ट वायलेंस है और एक इनडायरेक्ट वायलेंस है। एक स्ट्रक्चर वायलेंस है, एक डायरेक्ट वायलेंस है। इनडायरेक्ट वायलेंस में, स्ट्रक्चर वायलेंस में ये होता है कि स्टेट को जब नेसेसरी चीजों को अगर जनता को उपलब्ध नहीं कराती है, जैसे जनता को अनाज उपलब्ध न हो, भूख से मरने लगे, तो इसके लिए जिम्मेवार स्टेट होता है, और ये स्ट्रक्चर वायलेंस के रूप में आता है या इनडायरेक्ट वायलेंस के रूप में मान लें। आप बेसिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध ना कराएं और जनता मरने लगे तो भी ये स्टेट और का वायलेंस है और स्ट्रक्चरल वायलेंस है। अगर आपने किसी को गोली मार दी है, डायरेक्ट वायलेंस है जो आपको सामने दिखता है। लेकिन बहुत सारी दुनिया भर में ये जनता जब भूखमरी से मरने लगी, जब अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिला, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिली, उससे मरने लगी, तो रोजगार नहीं मिला, उसके कारण वो क्राइसिस में आ गई। तो इसको स्ट्रक्चरल वायलेंस को डिफाइन किया गया, ये 20वीं शताब्दी में डिफाइन किया गया, और वेस्ट ने इस पे बहुत रिसर्च किया और बहुत विचार किया, और ये तभी फ्री वी का एक कंसेप्ट चला कि भैया ये स्ट्रक्चरल वायलेंस को रोकने के लिए, भूख से लोग ना मरे, अच्छा उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले, उनको बेसिक एजुकेशन मिले जिससे उनको रहने की अकल आए और जिसके कारण उनकी मौत ना हो, ये स्ट्रक्चरल वायलेंस के रोकने के लिए फ्री वी की सुविधाएं दी गई।
आपने अपने यहाँ जैसे हम लोग वेलफेयर स्टेट बोल देते हैं, सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रियों में वेलफेयर स्कीम के रूप में आता है, तो ये सारी सुविधाएं दी जाती है। अब बताइए कि भारत में आपका तो 60 करोड़ जनता गरीबी रेखा से नीचे है। तो गरीबी रेखा से नीचे है तो उनको जरूरी के जो सामान है, बिजली, पानी, खाना, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये कौन उपलब्ध कराएगा गरीबों को? और अगर उपलब्ध कराएगा तो या तो उपलब्ध कराने के दो ही तरीके हैं गरीबों को, या तो अफोर्डेबल करो या टोटली फ्री भी करो। पैसा तो आप उनके पास है नहीं को खर्च कर सके, तो या तो आप 60 करोड़ आबादी को भूखे मरने के लिए छोड़ दो, या तो 60 करोड़ आबादी को आप शिक्षा ही ना दो, 60 करोड़ आबादी को आप स्वास्थ्य ही नहीं उपलब्ध कराओ, 60 करोड़ आबादी को आप इस कदर ले आओ कि वो भूख से मरने लगे, तो इसके लिए फिर स्टेट जो है स्ट्रक्चर वायलेंस करेगा। मैं ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो फ्री वी वाले जो विरोधी हैं वो किसके डिजाइन को इस देश में लागू करना चाहते हैं। ये जो फ्री वी के जो विरोध कर रहे हैं, ये शिक्षा के फ्री वी का विरोध करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो कॉर्पोरेट के दलाल हैं। कॉर्पोरेट ने शिक्षा क्षेत्र में निवेश किया है। जब तक फ्री वी का एजुकेशन रहेगा तो उनका धंधा नहीं चलेगा। स्वास्थ्य को, सेवाओं को जानबूझ के इस देश में बर्बाद किया गया, प्राइवेटाइज किया गया, सरकारी हॉस्पिटलों को तबाह किया गया, और इसके फ्री वी के भी लोग खिलाफ हैं कि स्वास्थ्य भी फ्री में क्यों। अब देखिए कि ये भी उन्हीं कॉर्पोरेट हॉस्पिटलों के दलाली कर रहे हैं जहां पे आदमी को एक सिंपल गैस के इलाज के लिए भी 50,000 रुपए का बिल आता है। एक गरीब आदमी का तो सालाना आमदनी इस देश में 50,000 नहीं है। 60 करोड़ आबादी जो है उसमें से 60 करोड़ आबादी को तो सालाना 50,000 रुपए की इनकम आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। अब उसको आप इलाज के लिए 50,000 रुपए दे रहे हैं, 50,000 रुपए खर्च करना पड़े। अब बात आती है कि इस देश में दो तरह के फ्रीबी हैं, एक फ्रीबी गरीबों के लिए, एक फ्रीबी अमीरों के लिए। गरीबों के फ्रीबी के रूप में आप 5 किलो अनाज दे देते हैं, 1 लीटर तेल दे देते हैं, और उस पर शासक वर्ग का फोटो लग जाता है, उसके झोला पे शासक वर्ग का फोटो लग जाता है, और फिर कहते हैं देखिए 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 हमने आपका कितना बड़ा काम कर दिया, देखिए आपको हमने 5 किलो अनाज दे दिया, आपको 1 लीटर तेल दे दिया, अगर हम ये नहीं देते तो आप भूखे मर जाते, देखिए आपका सरकार कितना ख्याल रख रही है। और एक दूसरा फ्रीबी है जो इस देश के पूंजीपतियों के लिए है। वो दो तरह के फ्रीबी पूंजीपतियों के लिए सरकार ने किया है। एक कि बैंकों से आप कर्ज लोगे, आप कर्ज नहीं लौटाओगे, जितना कर्ज लोगे उसके लिए एक सेटलमेंट की योजना होगी कि जितना कर्ज लिया उसका 2% दे दो, सेटलमेंट हो गया। और दूसरा फ्रीबी है टैक्स कट के रूप में, जिसको बड़ी ही सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज दिया गया है, इंसेंटिव। गरीबों को जब 5 किलो राशन देते हो तो आप कहते हो कि आप दया के पात्र हो। अरे भैया, आप स्टेट के कारण ही जिंदा हो तो पृथ्वी पे भार हो, इस देश पे भार हो। लेकिन जब एक पूंजीपति को आप कॉर्पोरेट के टैक्स में छूट देते हैं, उनको इनकम टैक्स में छूट देते हैं, उनको जीएसटी में छूट देते हैं, तो उसको कहते हैं इंसेंटिव है, देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये छूट नहीं देंगे तो देश तो तबाह हो जाएगा। तो ये इस देश का जो शासक वर्ग है वो इस तरह से फ्रीबी को डिफाइन करता है। अब जेपी सिंह जी ने बोला कि फ्रीबी के अलग अलग चीजें बनाया, राशन बताया, कंप्यूटर बुलाया, मोबाइल बताया। इन तीनों चीजों पे मैं एक बात बहुत जरूरी रखना चाहता हूं कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किसी भी कंट्री के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप लैपटॉप फ्री दे रहे हैं तो लैपटॉप अगर किसी स्टूडेंट को फ्री दे रहे हैं तो अल्टीमेट वो देश के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में काम आएगा। अगर आप जितने भी टारगेटेड वोमेन को अगर कुछ फ्री दे रहे हैं, जैसे बिहार में साइकिल दिया गया औरतों को, लड़कियों को स्कूल जाने के लिए, उसका लाभ मिला, लड़कियां स्कूल में जा रही थी। अगर आपने कॉलेज गर्ल को स्कूटी दिया, ये अलग बात है कि कॉलेज गर्ल वहां स्कूटी से कॉलेज नहीं जा पाई, लेकिन अगर आपने उसको स्कूटी दिया तो उसको कॉलेज जाने के लिए एक सुविधा का प्रदान किया कि चलो लड़कियां कम से कम पढ़ने में आगे आए। राजस्थान में 40 लाख महिलाओं को अगर अशोक गहलोत सरकार ने अगर मोबाइल दिया है तो हम इसको लग्जरी नहीं मानेंगे। मोबाइल से वो महिलाएं, एक तो है कि ये जेंडर को टारगेट करके दिया गया है कि मर्द ही इस देश में सिर्फ क्यों मोबाइल का इस्तेमाल करने का हकदार होंगे, क्या औरतों का? और औरतों को कितना मोबाइल घर में खरीद के दिया जाता है इस पुरुष प्रधान समाज में। अगर एक मोबाइल मर्द ले रहा है, अगर उस घर की महिला कोई मोबाइल मांगेगी तो उसको नहीं मिलेगा। तू राशन पानी जाओ, खाना बनाओ, तो मोबाइल देखेगी। अब उसको अगर 40 लाख मोबाइल उपलब्ध कराया गया है तो मैं समझता हूं कि ये पूरी तरह से एक वेलफेयर स्कीम है, लग्जरी नहीं है।
बाकी भूख से अगर कोई बंदे का इलाज आप कर रहे हैं, भूख से मर रहा है, तो ये आप उस पे दया नहीं कर रहे हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टेट के साथ पब्लिक का एक अनुबंध है। स्टेट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि दुश्मन देशों के आक्रांताओं से अपने स्टेट के नागरिकों को बचाना है। स्टेट के नागरिकों को बेहतर एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध कराना, स्टेट के नागरिकों को बेहतर सुविधा, स्वास्थ्य देना, शिक्षा देना, ये सारी चीजें जो है ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट को करना होगा। स्टेट अगर टैक्स कलेक्ट करना स्टेट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसी टैक्स से देश के एक एक जनता को उसका हक देना भी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देश के नेताओं को तो तमाम सुविधाएं आप दे रहे हैं, जो सांसद चुन के आ रहे हैं 10 लाख 15 लाख वोटों से जो चुन के आ रहे हैं, उनको आप 2 एकड़ का बंगला भी दे रहे हैं, उनको टेलीफोन भी फ्री दे रहे हैं, उनको बिजली भी फ्री दे रहे हैं, उनको दिल्ली आने जाने का राजधानी में किराया भी फ्री दे रहे हैं। जब स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग होती है तो हवाई जहाज जो अपने कंस्टिट्यूएंसी से दिल्ली तक आते हैं वो फ्री दे रखा है आपने। लेकिन जब उस देश वही जनता जो उनको चुन के इतनी सारी सुविधाएं दे रही हैं, उनको जब बेसिक नेसेसिटी जब देने की बात आती है तो आप कहते हो फ्री भी है। इस बात का फ्री भी है, इस देश में हर नागरिक, गरीब से गरीब नागरिक, इस सरकार की जो नीति है उस नीति में किताब पे भी टैक्स दे रहा है, जीएसटी दे रहा है, कलम पे भी जीएसटी दे रहा है, दही का पैकेट अगर ले रहा है तो उस पर भी जीएसटी दे रहा है, बिस्कुट ले रहा है तो उस पर भी जीएसटी दे रहा है। तो आप फ्री में जितना ले रहे हैं वही जनता को लौटा दीजिए भाई। तो फ्री वी को लेकर ये सारा कॉर्पोरेट डिजाइन है। कॉर्पोरेट सेक्टर बिजली के क्षेत्र में इस देश में लूट कर रहा है, वो नहीं चाहता कि बिजली में फ्री रहे। कॉर्पोरेट सेक्टर इस देश के अनाज पे को कंट्रोल करना चाहता है। ये फार्म लॉ से साबित हो गया था। फार्म लॉ आने के बाद ये डिजाइन समझ में आ गया था। उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि 60 करोड़ जनता के लिए जो अनाज भंडारों में, एफसीआई के अनाज भंडारों में तो 10 से 12 टन का बफर जोन है, 10 से 10 करोड़ टन का जो एक बफर स्टॉक है गेहूं और चावल का, जो गरीबों के लिए है, वो कॉर्पोरेट सेक्टर को एकदम ही बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कह रहे भाई ये जो 12 करोड़ टन अगर हम इनसे ले लेंगे और इसको हम विदेश में बेचेंगे, हम अपने पास अपना जमाखोरी करके इसके पूंजी कमाएंगे, ये गरीबों को क्यों दिए जा रहे हैं फ्री में 5 किलो अनाज, 7 किलो अनाज। सारे जो देश के जो सारे जो अनाज भंडारों पे जो कंट्रोल करने की जो एक कॉर्पोरेट डिजाइन था, ये फ्रीबी के विरोध करने वाले उनके एजेंट हैं, जो कॉर्पोरेट के, जो देश के गेहूं और चावल के भंडारों पे कब्जा करने की रणनीति बना रहे हैं। और एकाएक वो क्या करेंगे, जब कंट्रोल कर लेंगे तो इसको एक्सपोर्ट करेंगे, महंगी कीमतों पे करेंगे, यहाँ इस देश की जनता भूखे मरेगी। तो ये जो फ्रीबी के डिजाइन के जो जितना भी हो रहा है, खिलाफत हो रही है इस देश के अंदर, वो सारे कॉर्पोरेट डिजाइन के पार्ट हैं। और वो चाहते हैं कि देश की 80 करोड़ जनता इस देश में भूख से मरे, उनको ना बेसिक सुविधा मिले, ना चिकित्सा मिले, ना शिक्षा मिले, ना उनको, ज्यादा पढ़ लिखी जनता जाएगी तो तार्किक हो जाएगी। इसलिए शिक्षा को इतना महंगा कर दो कि 80% आबादी पढ़े ही ना, प्राइमरी एजुकेशन को इतना महंगा कर दो कि स्कूल में जाए ही ना, बचपन से मजदूरी में लग जाए। 4-4 हजार रुपए महीने का फीस है प्राइवेट स्कूलों का। छोटे छोटे गाँवों में खुल गया है 4-4 कमरे का प्राइवेट स्कूल, 5-5 कमरे का 500-600 रुपए फीस ली जा रही है। दूसरे राउंड में जेपी सर बड़ा विस्तार से संजीव जी ने ये बातें समझाई है, लेकिन कोई बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल व्यवस्था, सरकारी स्कूल कॉलेज खस्ता हाल है, हॉस्पिटल खस्ता हाल है, कोई विदेश जाने का स्कॉलरशिप नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मोबाइल लैपटॉप सब बट रहा है। बहरा कोर्ट का कहाँ पे जुरिडिक्शन है जी? देखिए, कोर्ट का जुरिडिक्शन की बात यह है कि अश्विनी उपाध्याय नाम के एक सीरियल पीआईएलिस्ट ने जो है ये पीआईएल दाखिल की। जी जी जी। अश्विनी उपाध्याय बीजेपी के कैडर, संजीव भाई ने बहुत ही सैद्धांतिक रूप से सब चीजों की डिजाइन जो है बताई है, इसमें कोई बहस नहीं है, न किसी को इससे कोई इनकार है। लेकिन यहाँ मामला इतने सैद्धांतिक डिजाइन का नहीं, यहाँ मामला शुद्ध राजनीतिक है। जब तक केंद्र सरकार या मतलब बीजेपी की सरकार फ्री वीज दे करके उसका चुनावी लाभ उठा रही थी, तब तक अश्विनी उपाध्याय के पेट में दर्द नहीं हो रहा था। अब जब बाकी राजनीतिक दलों ने उनको इसको फॉलो कर लिया कि ठीक है 5 किलो, हम 10 किलो देंगे, हम इससे भी आगे जो है घरेलू महिलाओं को 2000 रुपया जो है उनको पेंशन देंगे, हम जो है घरेलू महिलाओं को जो है वो क्या कहते हैं बस में फ्री यात्रा देंगे। तो ये अब उनके उसमें हो रहा है कि जो राज्य सरकारें कर रही हैं, और उसके लिए तर्क दिया जा रहा है कि पंजाब सरकार इतने कर्ज में डूबी है, राजस्थान सरकार इतने कर्ज में डूबी है, आपके मध्य प्रदेश पे इतना कर्जा है तो छत्तीसगढ़ पे इतना कर्जा है। हालांकि वो बीजेपी राज्यों का नाम नहीं लेते हैं।
सबसे जी। पहली बात यह है कि आपकी पूरी अर्थव्यवस्था ही कर्जे की अर्थव्यवस्था है। कर्जा लो, घी पियो, घी पिलाओ, कमीशन खाओ। आए जी। दिन जो है अखबारों में छप रहा है कि जो 50 लाख करोड़ या कितना डॉलर का जो आपके ऊपर कर्जा था, मोदी जी के राज में 150 लाख करोड़ डॉलर का कर्जा हो गया है, बढ़ गया है। पूरे केंद्र की अर्थव्यवस्था घाटे की अर्थव्यवस्था है, राज्यों की भी अर्थव्यवस्था घाटे की अर्थव्यवस्था है, कर्जा भी है राज्यों पर। तो जब सवाल है कि जब टोटलिटी में आपका पूरा जो अर्थव्यवस्था इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कर्जे में है, तो राज्यों का भी कर्जे में है। तो अगर राज्य जो है फ्री बीज देने के नाम पर जो है कर्जा जो है के आड़ में कहा जा रहा है कि राज्य फ्री बीज न दें, तो फिर कर्जे की आड़ में तो केंद्र को भी फ्री बीज नहीं देना चाहिए। सवाल है कि किसी भी चीज के लिए इक्वल फील्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब बहुत से जो है लोकतांत्रिक देशों में चुनाव के 3 महीने पहले जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या उनके वो था वो भंग हो जाती है और वहां एक कार्यवाहक जो है वो सरकार बन जाती है सुप्रीम कोर्ट के सीधे सीधे निर्देशन में, राष्ट्रपति के निर्देशन में, और वो चुनाव संचालित कराती है। आपके पड़ोसी जहां आप कहते हैं कि लोकतंत्र है ही नहीं, पाकिस्तान, तो वहां भी ये व्यवस्था है कि आखिरी 3 महीने 6 महीने के लिए वहां जो है वो क्या कहते हैं सरकार नहीं रहती। आप सरकार में रहते हैं, सरकारी हेलीकॉप्टर सरकारी जहाज का आप उपयोग करते हैं, जहां जाते हैं वहां आपके प्रोटोकॉल में दुनिया भर का हावा ढाबा बांस बल्ली बांधो, ये करो वो करो। आप जाते हैं अपनी पार्टी के चुनाव में, खर्चा सरकारी धन का होता है। ये सब क्या मिस यूज नहीं है? ये फ्री बीज नहीं है क्या? अगर आप उसके माइन्यूट उस पर जाएंगे तो ये भी सब फ्री बीज है। तो सवाल तो राजनीति कहना है कि जिस लाइन पर आप चल रहे थे तो आप उस लाइन से लाभ उठा रहे थे, जब दूसरे उठाने लगे तो आपको पेट में दर्द हो गया कि साहब वो तो बड़ा कर्जे में डूबे हुए हो, क्यों उठा रहे हैं? अरे तुम भी तो कर्जे में डूबे हुए हो, तुम क्यों उठा रहे हो? फ्री बीज माने फ्री बीज हो जाता है कि भाई जब अगर 2024 का चुनाव लोकसभा का होने वाला है तो 2023 से कोई भी जो है क्या कहते हैं 5 किलो अनाज उनाज सब बंद। फिर चुनाव आप कराइए, इक्वल फील्ड हो। तो आप सवाल इस बात का कि इक्वल फील्ड का जो है आप व्यापार से लेके हर जगह बकायदे इसका एक मंत्रालय है, बकायदे इसका एक विभाग है जो कहता है कि भाई वो नहीं होना चाहिए, अनइक्वल फील्ड नहीं होना चाहिए। सबको प्रतिस्पर्धा आयोग है, प्रतिस्पर्धा का बराबर मौका दिया जाना चाहिए। तो ये राजनीति में भी है। आप फ्री बीज दो तो आपकी फ्री बीज नहीं है। आपने कहा कि हम गरीबों मध्यम वर्ग को मकान बनाने में इतनी सब्सिडी देंगे, आपके उसके ब्याज में इतना हम छूट देंगे, ये फ्री भी नहीं है। और ये अगर विपक्ष कह दे कि हम इतना देंगे तो वो फ्री भी हो गया। क्यों? क्योंकि फिर उसमें जो है वो क्या कहते हैं इस पे कंपटीशन हो जाता है कि आप ज्यादा दे रहे हैं कि हम ज्यादा दे रहे हैं। तो जो ज्यादा देगा जनता कहेगी हम उसको देंगे, हम आपको क्यों दें? अब आप उन्हीं का पैसा तो उनको लौटा रहे हैं, जैसा संजीव भाई ने कहा। कोई आप अपने जो है पिताजी की कमाई में से पैसा लौटा रहे हैं क्या? आपका विदेश यात्रा में जितना पैसा खर्च हो रहा है वो क्या है? फ्री भी नहीं है। सरकार के पैसे से आप दुनिया भर की विदेश यात्रा कर रहे हैं और वहां जो है अपने कारपोरेट दोस्तों को ले जाके वहां जो है कारपोरेट की मलाई खिलाते हैं, उनको जो है उनको टेंडर दिलवाते हैं, ठेका दिलवाते हैं, बंदरगाह दिलवाते हैं, हवाई अड्डा दिलवाते हैं। ये क्या है? ये फ्री भी नहीं है। आप अगर फ्री भी की इस तरह की परिभाषा ढूंढेंगे तो आकंठ भ्रष्टाचार में सरकार केंद्र सरकार डूबी हुई है। जब वो डूबी हुई है और उसका जब फॉलो जब राज्य सरकार राज्यों के चुनाव में जब और राजनीतिक दल करने लगे तो इनको पेट में दर्द हो गया, फ्री भी फ्री भी फ्री भी। आपका फ्री भी नहीं, दूसरे का फ्री भी है। फिर जब आप जो चंदा आप लेते हैं उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। आप इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में इतना पैसा ले रहे हैं, उसकी कोई आपकी जवाबदेही नहीं है। आप पीएम केयर फंड में इतना पैसा ले रहे हैं, उसकी कोई जवाबदेही नहीं रही है। तो जो पैसा दे रहा है वो उसके एवज में पैसा कमाएगा कि नहीं कमाएगा, ये अर्थशास्त्र का बहुत ही मामूली सिद्धांत है और ये किसी से भी पूछ लीजिए आपको बता। जी। गांव में जो कर्जीदार होता है वो साहूकार उसके जो है पूरे घर पर उसका कब्जा रहता है। जब चाहे उसके खेत से फसल तोड़ ले, जब चाहे उसके जो है वो क्या कहते हैं सब्जी तोड़ ले, जब चाहे उसका जो है अगर आम का बगीचा है तो 2-4 आम है तो जब चाहे आम तोड़वा ले और जब चाहे उसकी स्त्रियों का शोषण करे। तो ये एक मतलब क्या कहते हैं सामान्य सब सिद्धांत है। तो कुल मिला के जो आप तथाकथित से फ्री बीज कारपोरेट उनको दे रहे हैं तो वो आपका दोहन करेंगे कि नहीं करेंगे? आप कारपोरेट का से लेंगे भी और कारपोरेट के खिलाफ भी चलेंगे, तो क्यों देंगे वो आपको?
तो देंगे उसी में ना कि आपको इतना देंगे तो उसमें उनको उसके तुलना में कितनी छूट मिलेगी। आप एमपी फंड है, एमएलए फंड है। एमपी फंड में आप देखेंगे एमएलए फंड में कि मैक्सिमम स्कूलों को दिया जाता है, शिक्षण संस्थानों को दिया जाता है, और उसमें से 40% कमीशन जो है वो एमपी या एमएलए साहब के घर पहुंच जाता है। चाहे वो निर्माण के लिए दिया जाए, चाहे वो डेवलपमेंट के लिए जाए, मतलब बिना कमीशन के नहीं हो सकता। आपको उत्तर प्रदेश में अगर ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को कोई सड़क बनाने के लिए एमपी या एमएलए फंड में दी गई तो आप जान लीजिए कि वो एमपी और एमएलए सर्वाधिक भ्रष्ट है, क्योंकि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा में 40% कमीशन सीधे सीधे फंड आते ही एमपी एमएलए साहब के घर पहुंच जाता है, बाकी में डिपार्टमेंट का भी कमीशन और काम भी। इसलिए जो है सड़क बनने में भले चाहे जितनी देर हो, टूटने में जरा भी देर नहीं लगती। ये सब क्या है? ये सब फ्री बीज नहीं है क्या? जी एकदम एकदम एकदम। अभी 5 राज्यों में अभी विधानसभा चुनाव है, उसके बाद लोकसभा चुनाव होगा। और जाहिर है कि विधानसभा चुनाव इंडिया बनाम एनडीए नहीं होगा, मल्टी कोऑर्डिनेट चुनाव होगा। और मेरी समझ ये है कि इस बार घोषणा पत्र में जो है ना वादों की भरमार होने वाली है। एक तो आइडियोलॉजिकल लाइंस पे होगा, ये उग्र राष्ट्रवाद, हिंदू राष्ट्रवाद, और एक आप समझ रहे हैं क्या है। तो क्या क्या हो सकता है संजीव जी, थोड़ा संक्षेप में। हाँ जेबी सर। देखिए एक लाइन में एक लाइन में मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आपका किसानों को 2,000 रुपया दिया जा रहा है सालाना, वो 8,000 रुपया होने जा रहा है, लेकिन ये विधानसभा चुनाव के बाद, एमपी चुनाव के ठीक पहले, 2024 चुनाव के ठीक पहले किसानों को लुभाने के लिए होगा। तो अगर ये 8,000 करेंगे तो दूसरा 12,000 की घोषणा कर देगा, फिर क्या होगा? उसी को रोकने के लिए ये जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामला सब चल रहा है। जी जी हाँ संजीव जी। देखिए मैं एक बात पहले स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो ये फ्रीबी की बात आती है, पहले अश्विनी उपाध्याय की बात आ जाए तो एक मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि अश्विनी उपाध्याय ये पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में लेकर कभी क्यों नहीं गए कि जो कॉर्पोरेट लूट हुआ है, बैंकों की लूट हुई है, उसका सुप्रीम कोर्ट सीबीआई का इंक्वायरी ऑर्डर करे और ईडी की इंक्वायरी ऑर्डर करे कि देश के संसाधनों को लूट लूट के ये लोग विदेशों में ले गए और मनी लॉन्ड्रिंग करी। ये अश्विनी उपाध्याय की तरफ से आज तक कोई पीआईएल नहीं डाले हुआ। दूसरा, मैं जेपी सिंह जी से बात से मैं एक बात पे सहमत हूं कि बीजेपी फ्री भी दे रही है इसे, और तो ठीक है, और कांग्रेस जो दे रही है तो वो बीजेपी इससे परेशान है। इनफैक्ट बीजेपी कभी भी फ्रीबी के पक्ष में रही ही नहीं है। बीजेपी का बस चले तो एक एक फ्रीबी खत्म कर दे, लेकिन मजबूरी में 5 किलो अनाज, 1 किलो लीटर तेल उनका देना बनता है, क्योंकि उनको लगता है कि इसके बिना हमारा काम नहीं चलना। जिस दिन उनको पता चल जाए कि इसके बिना उनका काम चलेगा तो वो 5 किलो अनाज भी बंद कर देंगे, 1 लीटर तेल भी बंद कर देंगे, सब कुछ बंद कर देंगे जो गरीब जनता को मिल रहा है। पहली बात। दूसरी बात कि कभी किसी ने ये अंदाज नहीं लगाया कि ये जो सोशियो इकोनॉमिक जो कास्ट सेंसस की बात लगातार आई है और बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? मामला सिर्फ इसको आरक्षण से जोड़ के देखा जाता है। मैं इसको आरक्षण तक जोड़ के नहीं देखता। बीजेपी को आरक्षण से कोई डर नहीं है, 100% आरक्षण कर लो, क्या फर्क पड़ता है? बीजेपी को पता है कि नौकरियां नहीं निकलनी, आरक्षण 100% कर दोगे तो क्या हो जाएगा? नहीं, बात यह है कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जिस दिन हो गया पूरे देश भर में, उस दिन देश भर के लोगों को पता चल जाएगा कि किसके पास क्या है। आंकड़ों में एक एक परिवार का आंकड़ा आ जाएगा और उस आंकड़े के बाद डिमांड उठेगा कि भैया हमारे पास कुछ नहीं है। जैसे लैंडलेस लेबर है, लैंडलेस लेबर को अगर आप फ्री भी नहीं देंगे, उसका बंद कर देंगे तो कहां जाएगा? अब सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में लैंडलेस लेबर की भी संख्या आ जाएगी, चाहे वो बेशक जाति के रूप में आ जाए, लेकिन पता चल जाएगा किस जाति में कितना लैंडलेस लेबर है, किस जाति में कितने लोग दुकान खोले हुए हैं, किस जाति में कितने लोग रेहड़ी फड़ी लगा रहे हैं, किस जाति में किस परिवार के कितना बेसिक इनकम है। ये सारा डाटा आ जाएगा और जब इतना बड़ा डाटा आ जाएगा तो एक रिसोर्स वार की लड़ाई हो जाएगी इस देश के अंदर, एक एक फैमिली का। और इस डाटा से कभी भी जो पूंजीपति समाज है और कॉर्पोरेट जगत जो है वो सहमत नहीं होगा, क्योंकि सीधा उसका नुकसान ये होगा कि भैया हम लोगों के पास तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का विरोध हमेशा जो भारतीय जनता पार्टी के दिल में है कि सिर्फ यह है कि चुनावी हथकंडा तो है कि चुनाव में उनको नुकसान होगा, लेकिन जो कॉर्पोरेट डिजाइन भी नहीं चाहेगा कि ये कास्ट सेंसस सामने आए। मामला सिर्फ आरक्षण तक नहीं है। ये जो फेसबुक पे मैं देखता हूं कि एक जाति विशेष के लोग देख रहे हैं कि हमारे
बिहार में पासी समाज के लोग कह रहे हैं कि हमारा तो संख्या ही कम कर दिया, कुछ लोग कह रहे हैं हमारा संख्या बढ़ गया, कुछ लोग कह रहे हैं, हर जात में असंतुष्टों की संख्या है। सिर्फ यादव और मुसलमान खुश है कि हमारा बहुत 15% है और मुसलमान कह रहा है हमारा 18% है, बाकी कोई भी जाति संतुष्ट नहीं थी। मसला सिर्फ यहां तक इस लड़ाई को जो लड़ रहे हैं वो लड़ाई वो है नहीं, बेसिकली जो उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसको दिखाने के लिए सरकार तैयार नहीं है। कास्ट के साथ साथ जो उनका इकोनॉमिक पोजीशन है हर जाति के हर व्यक्ति का, उसको सरकार जिस दिन आंकड़ों में ले आएगी, अभी तो मोटा मोटी बता देती है इतने परसेंट गरीब लोग हैं, इतने लोग ये है, जब एक एक घर का जब आंकड़ा सामने आ जाएगा तो सरकार बेचैन हो जाएगी, सरकार कोई सूट नहीं करेगा, संसाधनों के बंटवारे की बात होगी, आर्थिक संसाधनों की बंटवारे की बात आएगी। तो इसके कारण जो ये है कि ये बीजेपी इसका शुरू से विरोध करती रही है, बीजेपी को ये सूट नहीं करता, क्योंकि बीजेपी, अब बात है कि जेपी सिंह जी ने कहा कि ये फ्री, आप देखिए कि मुरली मनोहर जोशी जो इनके सांसद थे, जो जेपी सिंह जी के सांसद रहे हैं, जेपी सिंह जी के बड़े अच्छे संबंध भी रहे हैं जोशी जी से, वो जोशी जी ने सबसे पहले देश की यूनिवर्सिटियों को तबाह करने का फैसला लिया था, प्राइवेटाइज कर दो, फीस बढ़ाना शुरू कर दिया। जेपी सिंह जी ज्यादा बताएंगे मुरली जोशी जी के बारे में, कहते तो थे कि हम बहुत फिजिक्स के बहुत भारी विद्वान प्रोफेसर हैं, लेकिन देखिए कि शिक्षा को सबसे पहले प्राइवेटाइज करने का काम जोशी जी ने किया। हायर एजुकेशन, एचआरडी मिनिस्टर थे, निचले एजुकेशन को भी उन्होंने तबाह करवाने की कोशिश करी। तो ये बेसिकली जो इनका जो माइंडसेट और डिजाइन है वो जो है एक तरह से देखा जाए तो फ्रीबी के अगेंस्ट है। कांग्रेस का मैं मानता हूं, लोग ऐसे कह देंगे कि इधर कांग्रेस का पक्षपात है या कांग्रेस के पक्षधर पत्रकारिता है, लेकिन मैं एक अपने ही अनुभव से बता रहा हूं कि जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो मेरा 150 रुपये फीस था। जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में आया तो मैं सालाना फीस 500 रुपये था, और उसके बाद हॉस्टल का फीस महीने का 200, 250, 300 रुपये कमरे का रेंट होता था, 400-500 रुपये में हम खाना खा लेते थे। ये कांग्रेस के टाइम में ही मेरी पढ़ाई हुई। जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रहा था तो कांग्रेस का था, जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में भी आया तब कांग्रेस का था। जब बीजेपी का राज आया तो मैं पढ़ाई से निकल चुका था, 2001-2 में पढ़ाई का मेरा वास्ता खत्म हो गया था। लेकिन उसके बाद के जब मैंने स्टूडेंट से बात करी, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, तो धीरे धीरे मैंने देखा कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन खत्म होने लगा। और आज मैं जब हॉस्टलों की फीस जाके पंजाब यूनिवर्सिटी में देखता हूं तो महीने में 4-4, 5-5 हजार रुपए तो हॉस्टल के कमरों का फीस है, एक गरीब लड़का कहां से देगा। तो मेरा ये मानना है कि ये जो प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण और फ्रीबी का विरोध जो है, ये बीजेपी का एक प्राइमरी एजेंडा है, मेरा ये मानना है। लेकिन चुनाव जीतना है तो चुनाव जीतने के लिए इतना तो करना पड़ेगा। अब महिलाओं को बस में फ्री देने की बात आएगी, अगर कल को सुप्रीम कोर्ट में मसला जाएगा कि महिलाओं को बस में फ्री दिया जा रहा है, तो महिलाओं को बस में फ्री क्यों दिया जा रहा है? महिलाओं को बस में फ्री इसलिए दिया जा रहा है, उसका पति जो है उसको साइकिल पे छोड़ के राजी नहीं है, उसका पति उसको स्कूटर पे छोड़ के राजी नहीं है। वो अगर 12,000-14,000 की नौकरी कर रही है तो वो जाती है किसी घर में, तो एक घर में 2 घंटा सफाई करती है और फिर वहां से 3 किलोमीटर दूर जाके दूसरे घर में एक सफाई की कर्मचारी काम कर रही है। वो 3 घरों में काम करके 12,000-13,000 रुपया अर्न कर रही है। और 12,000-13,000 रुपया में अर्न करने के बाद अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट ये फैसला लेती है कि भाई देखिए, महिलाओं विपरीत परिस्थितियों में घर के चूल्हा चौकी संभालने के साथ साथ घर के लिए 12,000 रुपये अर्न कर रही है, तो सरकार चाहती है कि इसको 3,000 रुपये का मुनाफा दिया जाए, 3,000 की सब्सिडी दे दी जाए, बस में इसका किराया ना लगे, क्योंकि इसका पति भी इसको छोड़ के राजी नहीं है, पुरुष प्रधान समाज है। अब उसको फ्रीबी को अगर कोई कल को बंद करता है तो क्या जेंडर बाइस्ड नहीं होगा कि आप किसी महिला को जो थोड़े बहुत छोटे मोटे जो फ्री मिल रहा है। अब उज्ज्वला गैस का जो बात आ रही है कि उज्ज्वला गैस भी लोगों ने, महिलाओं ने इस्तेमाल करना छोड़ दिया। महंगा गैस इतना महंगा हो गया कि किसी के बस का ही नहीं 1,200 रुपए का लेने का, 1,100 रुपए का लेने का, 800 रुपए का लेने का। उन्होंने चूल्हे पे फिर आ गए, उनके स्वास्थ्य पे असर पड़ रहा था। अगर वैसे में सरकार ये फैसला ले लेती है कि हम 400 रुपए का, अशोक गहलोत सरकार ने फैसला लिया कि हम 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, अगर वो महिलाओं के लंग्स को बचाने के लिए अगर 500 रुपए का गैस सिलेंडर कोई गवर्नमेंट दे रही है, क्योंकि अगर उसका लंग्स खराब होगा तो उसके इलाज पे शायद 1,00,000-2 लाख रुपया खर्चा हो जाए, वो स्टेट पे भी भार पड़ेगा, वो उस परिवार पे भी भार पड़ेगा 1,00,000-1.5 लाख रुपए का। अगर उसको लंग्स को बचाने के लिए, उसके हार्ट को बचाने के लिए अगर गवर्नमेंट ने एक फैमिली को 500 रुपए, क्योंकि देखिए खाना मर्द तो बनाता नहीं घर में, खाना तो औरत बनाती है, और औरत को चूल्हा से बचाने के लिए अगर सरकार सस्ता सिलेंडर दे दिया तो उसका प्राइमरी ये है कि इसका लंग्स बचे, इसका हार्ट बचे, ये लंबा औरत जिए, ये भी एक प्राइमरी है। अपने हेल्थ के प्रॉब्लम से बचे, हॉस्पिटल जाएगी महंगा पड़ेगा,
तो मेरा मानना है कि इस तरह के सब्सिडी के पीछे कई सामाजिक कारण होते हैं, जी। कई आर्थिक कारण होते हैं, कई हेल्थ के कारण होते हैं। अब इस पे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकारें क्या डिसाइड करेंगी या सुप्रीम कोर्ट किस तरह से इस एंगल को देखेगा, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। लेकिन जब तक इसको जी। सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से और भारतीय जो परिवेश है उसके दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे, तो ये पूरी के पूरा एक देश के बहुत बड़ी आबादी के साथ फ्री भी खत्म करके आप अन्याय करेंगे। जी जेपी सर, चलते चलते एक फाइनल कमेंट, कास्ट सेंसस और कास्ट सर्वे चुनावी मुद्दा बनेगा फ्रीबी के साथ देखिए साथ? देखिए सर, एक भारत सरकार का विभाग है जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे लगातार करता है, लेकिन वो ऐसा जो है वो स्लिपरी विभाग है कि जिसके आंकड़े अक्सर सामने नहीं आते। कितने लोगों के पास साइकिल है, कितने लोगों के पास स्कूटर है, कितने लोगों के पास कार है, कितने लोगों के पास गैस का सिलेंडर है, कितने लोगों के पास टीवी है, कितने लोगों के पास क्या है। सोशियो इकोनॉमिक सर्विस निरंतर जारी रहता है। अब वो उसके लोग घर घर नहीं आते, उसका जो सिस्टम क्या है, उसकी विधि क्या है, कम से कम मैं तो जानता हूँ कि प्रयागराज में ही एक ऑफिस है उसका, और उसकी भी सब सालाना रिपोर्टें छपती हैं। आमतौर पर कोई उसको तवज्जो नहीं देता कि कितने लोगों के पास सोशियो इकोनॉमिक में क्या स्थिति है क्या नहीं, या वो एक है बस विभाग। बात यह है कि देखिए, ये सुब्रमण्यम बालाजी का फैसला 2013 में था, जिसमें फ्री बीस के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। उस पर पुनर्विचार की याचिकाएं दाखिल हुई हैं, जिसमें 3 जजों की पीठ को जो है सुप्रीम कोर्ट ने संदर्भित कर दिया है, भेज दिया है। वो संभवतः 2 जजों की पीठ का मामला था। बात यह है कि संजीव भाई ने जो कहा बहुत बारीकी से और बहुत डिटेल में कहा, इतनी बारीकी से, काफी चिंतन मनन के बाद ही आदमी सब चीजों को समझ सकता है कि जीवन में समस्या और उसका समाधान कितना जटिल है। लेकिन यहां मैं एक दूसरी राजनीतिक बात कहना चाहता हूं। जी 2014 आने के पहले जो फ्री बीस का मामला था, 5 किलो राशन के पहले जो सब फ्री बीस का मामला था, कांग्रेस की इतने दिन सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार रही, लेकिन उसमें इस स्तर पर मामला नहीं था कि जो है मतलब फ्री बीस पर जो है कोई सवाल उठे। हाँ रहता था, लेकिन वो मतलब एक बहुत ही जनरलाइज वे में रहता था। इस तरह जो है मतलब जैसे अंधाधुंध नहीं रहता था, जिस तरह इस समय अंधाधुंध हो गया। और अंधाधुंध होने के नाते अब ये समस्या निश्चित रूप से बीजेपी के लिए है। उससे क्या हो जाएगा ये तो बात की बात है। तो महिलाएं क्या पहले बर्तन नहीं मांजती थी, पहले क्या खाना नहीं बनाती थी, तो पहले क्यों नहीं कोई सोचता था कि 2 घंटे में दूसरी जगह जाएगी तो उसको जो है बस में फ्री देना चाहिए? अभी क्यों सोच रहा है? आजादी को तो 70 71 साल 75 साल हो गए, ये 73 साल हो गए। 50 से ये संविधान लागू हुआ है और 2023 चल रहा है, तो अभी तक ये बात क्यों नहीं सोचते थे? लेकिन अभी तो जो फ्री बीज की आंधी चल रही है उसमें सारी चीजें हैं। अब जैसे उज्ज्वला योजना के बारे में कहा जा रहा है कि लोगों के पास भरवाने के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि उसका इंतजाम तो सरकार ने किया नहीं। उसी तरह बीएसएनएल का भट्ठा बैठा दिया है सरकार ने। इसलिए जिन लोगों को मोबाइल फोन दिया गया है, जिन लोगों को लैपटॉप दिया गया, उनके पास वाईफाई या इंटरनेट भरवाने का पैसा है कि नहीं, इस पर अभी तक कोई रिसर्च नहीं आया। इसलिए कि उज्ज्वला योजना सीधे खाना बनाने से जुड़ी हुई है, और ये दोनों चीज सब पढ़ने लिखने या आपके जो है इंफॉर्मेशन से जुड़ी हुई है। राजस्थान में जो दिया है गहलोत जी ने, जो 50,000 की बात अभी संजीव भाई ने बताई, तो उसमें इंटरनेट की व्यवस्था कहाँ से होगी, इसका भी कोई इंतजाम किया है? ये इसको भी आपको बताना चाहिए। उसमें मेरी जानकारी में गहलोत साहब ने रिचार्ज भी कुछ महीने या साल के लिए करवाया है। किसका? जो बीएसएनएल मोबाइल का? 40 लाख मोबाइल जो बांटा गया है, नहीं, बीएसएनएल का रिचार्ज जिसमें इंटरनेट चलता ही नहीं है। मोबाइल जो कनेक्शन है उसमें उन्होंने रिचार्ज की व्यवस्था कर दी है कि महिलाओं को अपने पति की तरफ ना देखना पड़े कि कितना रिचार्ज का पैसा दो। इसकी व्यवस्था उत्तर सरकार ने प्रदेश करी है। में जितना लैपटॉप हुआ तो है, किसी में वाईफाई की व्यवस्था सरकार ने नहीं की। सरकार बदल गई, प्रायोरिटी भी खत्म हो गई। सारा जो है मतलब समझ लीजिए कि एकदम वो सिंगारदान की तरह लोगों के घर में रखा हुआ है। चलिए, आप लोगों का शुक्रिया बहुत। और अब चुनाव की घोषणा हो गई है, रोज एक एपिसोड किसी न किसी प्रदेश पर आप जरूर अम्बेडकर नामा पर सुनेंगे। शुक्रिया सर, थैंक यू। और दोस्तों, आप देखते रहिए अम्बेडकर नामा।